अस्सलाम वालेकुम आल। क्या कोई कुछ मुझे कंफर्म कर सकता है कि मेरी आवाज़ भी आप तक आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है? यस ओके सर, सर। आ रही है बस। ओके, थैंक यू फ़िज़ाइन तला। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो कल जो है वो मैं मानूर ने यही पढ़ाया था, जो कवर किया था वो बिग ओ नोटेशन का था। अब बिग ओ नोटेशन जो है वो उसका थोड़ा रिकेप कर लेते हैं कि बिग ओ नोटेशन होती क्या है और क्यों यूज़ करते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, हमें आगे चल के कितनी ज़रूरत है और क्यों ज़रूरी है, और कितनी हद तक हम पढ़ेंगे या कितनी हद तक हमारे लिए वो चीज़ ज़रूरी होती है। तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको पूरा बताया था कि एक एल्गोरिथम मतलब एक प्रॉब्लम को हम मल्टीपल जो है वो उसके सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उन मल्टीपल जो सॉल्यूशंस होते हैं, सबके सॉल्यूशन सही होते हैं। हर इंजीनियर के, अगर कोई 10 इंजीनियर हैं और 10 सॉल्यूशंस हमें मिल रहे हैं हमने अपनी ऐप बनाने के लिए या एक फीचर को बनाने के लिए, तो सारे जो आंसर्स होते हैं या सारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सब सही होते हैं। लेकिन किसका कितना सही होता है और हम उसको मैयर कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर एक इंजीनियर है, उसका वो कह रहा है कि मेरा सही है, या दूसरा इंजीनियर भी कह रहा है मेरा सही है, तो हम एटलीस्ट एक सिस्टमेटिक वे में डिसीजन कैसे लेते हैं कि किस इंजीनियर का कितना सही है या वो एक्यूरेट कितना है, हमारे लिए कितना ज़रूरी है वो। तो उसके लिए हम जो है वो बिग ओ नोटेशन जो है वो यूज़ करते हैं। बिग ओ नोटेशन असल क्या चीज़ है कि हम मेजर कर रहे होते हैं कि हमारा जो हमने जो कोड लिखा हुआ है वो कितने जो है ऑपरेशंस रन करेगा, और उसमें अगर वर्स्ट केस में कितने ऑपरेशंस हमारे रन होंगे। यहाँ ऐसे समझ लें, एक हम टर्म यूज़ करते हैं यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, टाइम की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो हमारा जो बिग ओ नोटेशन वाला है कि उसमें कितना टाइम लगता है, कितने सेकंड्स लगते हैं। ये गलत गलत इंट्यूएशन है कि कोई एक इंजीनियर बोले कि मुझे अपना कोड रन करने में 5 सेकंड लग रहे हैं, कोई कह रहा है 4 सेकंड लग रहे हैं। तो ये एक अच्छा वे नहीं है। अब अच्छा, ये वे क्यों नहीं है? हम सेकंड से भी तो कर सकते थे ना। लेकिन इसका इशू ये होता है कि हर हर जो है वो इंजीनियर के पास अपना सिस्टम अलग अलग होता है। किसी के पास विंडोज होती है, किसी के पास मैक प्रोसेस होता है, किसी के पास जो है वो लोअर पीसी होता है, या कोई और जो है एफिशिएंट इतना उसके पास सिस्टम नहीं होता। तो हर किसी के पास एक ही कोड का टाइम एग्जीक्यूशन, जो टाइम का होता है वो बहुत डिफरेंट आता है। इसीलिए हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है, ताकि उस स्टैंडर्ड के थ्रू हम चेक कर सकें उसमें ना हमारी जो है वो जीपीयू रिक्वायर्ड हो या सीपीयू रिक्वायर्ड हो, कि उसका वो ना सीपीयू पे डिपेंड करता हो, ना जीपीयू पे, ना प्रोसेस पे, किसी भी चीज़ पे वो डिपेंड ना करता हो। तो वो तब वहाँ पे हम ये बिग ओ नोटेशन यूज़ करते हैं। अब बिग ओ नोटेशन में सिर्फ क्या चीज़ इस्तेमाल होती है कि नंबर ऑफ इनपुट्स और टाइम और ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं। सिंपल, हमें एक कोड मिला हुआ होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक पैटर्न हमें एक कोड स्ट्रक्चर मिला हुआ होगा। उसको हम एनालाइज करके जो है ऐसे समझ लें कि एक हम मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे, जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि किसका कोड कितना एफिशिएंट है। या वर्स्ट केस में, अब वर्स्ट केस क्यों ले रहे हैं? वर्स्ट केस इसीलिए ले रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बोले। किसी का ऐसा भी हो सकता है, जैसे एक डिक्शनरी के एग्जांपल में हम ले रहे हैं कि फर्स्ट सपोज एक वर्ड हमें फाइंड करना है डिक्शनरी में, तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरी किस्मत हो कि मुझे वो वर्ड पहले पेज पर ही मिल जाए। लेकिन हम वो केस नहीं लेंगे, क्योंकि वो हर बार अकर नहीं करता। हम वर्स्ट केस इसीलिए लेते हैं कि वो सबके लिए सेम है। मतलब उससे ज्यादा वाला टाइम किसी के जो है वो कोड में किसी का भी कोड ज्यादा टाइम एग्जीक्यूट नहीं करेगा वर्स्ट केस सिनेरियो से आगे। अब आज हम जो है वो वही सीखेंगे कि एक कोड को हम किस तरह से पूरा कन्वर्ट करते हैं, या उसमें मैथमेटिकल कितने टाइप्स होते हैं, एक्सप्रेशंस कितनी हमारी बन सकती हैं। और लास्ट में हम ये भी करेंगे कि हम ऐसा नहीं है कि सबको जो है वो इफिशिएंट कोड ही चाहिए, लेकिन एक होता है क्राइटेरिया, हम कौन सी रखें कि हमारी कोड क्या होगा, फीचर क्या होगा, तो हमारी क्राइटेरिया क्या होगी जिसके थ्रू हम ये सब जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें अब ये भी सेम हो गया कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक बिहेवियर है। टाइम जो है वो क्लॉक का नहीं है कि किसी का सीपीयू चेंज हो सकता है, क्योंकि अब जैसे हम जो अब
अपने कोड टेस्ट करेंगे तो वो लीड कोड पे चल रहे होंगे, या फिर जो है वो कोड फोर्स पे चल रहे होंगे। अब उनका हमें हमारे पास सिस्टम नहीं पता कि उनका सिस्टम क्या है, उनकी मशीन्स जो है वो उसके कितने प्रोसेसर्स हैं, उनके कितने जीपीयू लगे हुए हैं। तो इसीलिए भी हम वो सही तरीके से टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते, टाइम के थ्रू हम ये नहीं बता सकते कि इफिशिएंट कितना है कोड। अब बिग ओ नोटेशन में क्या होता है कि हम फिल्टर कर रहे होते हैं, एक यहाँ पे एक इसको समझ लें कि एक रूल होता है कि हम प्योर मैथ यूज नहीं करते। हम एक इक्वेशन बनाते हैं, जो फॉर एग्जांपल अगर एक कोड से हमने ये इक्वेशन बना ली, 5n³ प्लस 2n प्लस 100। अब ये हम फॉर एग्जांपल एन हमारी अगर 1 होगी, तो उस यहाँ से हमें एक नंबर मिल जाएगा कि इतनी बार जो है ऑपरेशन चलेंगे। अगर n1 होगा, n2 होगा, वो वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरी आ जाएगी। अभी हम पूरी इक्वेशन नहीं लेंगे, हम एक अज्यूम कर रहे होते हैं कि सबसे बड़ी वाली वैल्यू लेंगे सिर्फ। अब यहाँ पे सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, n³। तो हम इसीलिए बिग ओ के अंदर सिर्फ n³ वाली रखेंगे, क्योंकि n³ ई वर्स्ट केस होता है, और अगर हम 2n रखेंगे तो इससे सबसे बड़ा ये n³ होता है। तो इसी में हम सिलेक्ट जो करेंगे n³ करेंगे। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिग ओ जो है वो एक पूरी एक्यूरेटली हमें पूरी इक्वेशन लिखनी होती है, नहीं। इसमें हम वर्स्ट केस सिनेरियो में सिर्फ हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि ये इतनी जो है इतना वर्स्ट हो सकता है, या इतना जो है वो इसकी क्या कहते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। उसकी रिप्रेजेंटेशन हम सिर्फ जो है उसके बड़े वाले जो नंबर होगा हम उससे ही करेंगे। और बाकी जो कांस्टेंट्स होंगे, जैसे 5 हो गया, या ऐसे वेरिएबल्स हो गए जिसके पावर नहीं है, पावर 1 है, जिसकी सबसे बड़े में बड़ी पावर होगी, जैसे n³ है, तो वो हम जो है वो ऐड कर देंगे। अब सबसे पहला रूल ये होता है कि कांस्टेंट हो सकता है हमारा एक कोई भी कोड हो लिखा हुआ। जैसे ये कोड का एग्जांपल है कि इंट x इज इक्वल टू एरे एक बना हुआ है, और एरे का फर्स्ट एलिमेंट लिया हुआ है। अब पहला एलिमेंट हम जो है वो सिर्फ यूज कर रहे हैं और एक ही बार प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हम अ, जब भी कोड को रन करेंगे तो ये एक ही जो है ऐसे समझ लें कि एक ही अटेम्प्ट में रन हो जाएगा। कि क्योंकि यहाँ पे इनपुट क्या है, 1 है। इनपुट 1 है, और टाइम इसको कितनी बार भी रन करें तो वो टाइम एक ही होगा। अगर इनपुट ये हम 5 बार जो है वो प्रिंट करें तो वो भी सेम टाइम है। तो ये इस टाइम को आप नंबर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करेंगे। ये टाइम वो नहीं है कि सेकंड्स वाला है, इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी इसको कह सकते हैं हम। इसमें एक ही ऑपरेशन है, तो इसीलिए ये इसका स्ट्रेट है, कांस्टेंट है। इनपुट्स कितने भी बड़े हो जाएं, इसका जो ऑपरेशन है या एक समझ ले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सेम ही रहेगी, 1, बिग ओ ऑफ 1। अब उसमें ये एग्जांपल आ जाता है कोड का, अगर ऐसा कोई एग्जांपल हो जैसे प्रिंट हो किसी भी वर्ड का, तो उसमें 1 उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ ऑफ 1। अब इसकी ये देखो ना कि एन की वैल्यू 10 हो, 10 मिलियन हो, एफर्ट सेम ही लगेंगे, क्योंकि प्रिंट एक हो रहा है, एक चीज प्रिंट हो रही है, हमें ऑपरेशंस जो लग रहे हैं वो एक ही ऑपरेशन लग रहा है। अब दूसरा का ये हो सकता है कि लीनियर लूप हो सकता है, किस तरह से, जैसे हमारे फार लूप हो गए। फार लूप में आई की वैल्यू 0 हो, और आई की कंडीशन है कि आई इज लेस देन एन। तो 0 से लेकर एन से एक कम होगी तो ये कितनी बार चलेगा, कोई बता सकता है? लिमिटेड सर। अगर एन की एन वैल्यू की फॉर एग्जांपल 5 है हमारे यहाँ पे, तो ये वैल्यू जो होगी एरे के अंदर वाली आई, वो कितनी बार प्रिंट होगी? वो सर 4 पर होगी। फोर तक चलेगी, लेकिन प्रिंट जो है वो 5 वैल्यूज होंगी, क्योंकि आई इज इक्वल 0 भी है, तो 0 भी काउंट होगा कि 0, 1, 2, बिल्कुल बिल्कुल 3 ठीक एंड है। 4। तो ये जो है वो क्योंकि 0 से शुरू हो रही है, इसीलिए ये सही। 5 बार प्रिंट करेगी, बिल्कुल। तो अगर ठीक ये है। 5 बार करिए, मतलब जब एन की वैल्यू 1 है तो ये कितनी बार प्रिंट करेगा, एक बार। अगर एन की वैल्यू 2 है तो 2 बार प्रिंट करेगा, एन की वैल्यू 3 है तो 3 बार। तो इसीलिए अब हमारी ये ग्राफ क्या कैसे बन रहा है, अगर एन की 1 है तो ये 1 कर रहा है, एन की 2 है तो ये 2 कर रहा है, टू टू इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशन इसे कह रहे हैं। अगर एन की वैल्यू 5 है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और नंबर ऑफ ऑपरेशन भी 5 हो रहे हैं, इसीलिए इसकी जो है इसका ग्राफ जो है वो लीनियर बनता है, कि जितने नंबर्स एन के बढ़ जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हमने बिग ओ ऑफ एन रखा हुआ है। तो जहां पे भी हमें ऐसा फार लूप मिलेगा,
या ऐसी कोई कंडीशन मिलेगी जिसमें इस तरह का लूप हो, तो उसका ऑपरेशन बिग ओ ऑफ एन होगा। मतलब वो कितने ऑपरेशंस चल रहा है ये हमें आइडिया हो जाएगा आगे चल के, हम एक कोड को कन्वर्ट करेंगे ना। तीसरा रूल, सॉरी, हाँ तीसरा रूल क्या है कि सीक्वेंशियल या नेस्टेड, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोड नेस्टेड हो। अब नेस्टेड किस तरह होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो। तो उसमें क्या होता है कि हमें टू डायमेंशन हो सकता है, टू डायमेंशन होगी, एक्स एक्सिस में भी चलेगा कोड वो, और वो वाई एक्सिस में चलेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो हैं, सीक्वेंशियल और नेस्टेड। अब मैं इनकी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये नेस्टेड लूप है, मल्टीप्लाई हो रहा है कि फार आई इज इक्वल टू वन, तो एन चल रहा है, और उसके अंदर ही एक लूप दूसरा भी है। सही है, तो ये नेस्टेड लूप हो गया कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। और सीक्वेंशियल, स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी यहाँ पे, कोड ये आप दिख रहा है आपको वर्ड। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये सीक्वेंशियल में क्या होता है कि एक फार लूप चल गया, उसके बाद दूसरा फार लूप चल गया, तो ये दो होते हैं। इसको हम सीक्वेंशियल कहते हैं कि एक रन होके पूरा खत्म हो गया, उसके बाद हमारा दूसरा लूप चल रहा है। और जो नेस्टेड लूप्स होते हैं वो इस तरह होते हैं कि एक के अंदर दूसरा होता है। अब नेस्टेड के अंदर जो लूप्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एक तो ये एन बार चलेगा। अब जो नेस्टेड होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ऐसे समझ लें कि ये एक फॉर आई इज इक्वल टू वन तो एन हो गया, तो ये एन बार चलेगा। और ये भी जो है उसके अंदर एन बार चलेगा, तो एन मल्टीप्लाई बाय एन, तो ये क्या बन गया, एन स्क्वायर बन गया। तो इसकी बिग ओ नोटेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई इसकी कैलकुलेशन बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर हो गया। और सीक्वेंशियल में क्या होता है, जब सीक्वेंस वाले फॉर लूप्स आ जाएंगे तो हम वहां पे ऐड करेंगे कि एन प्लस एन हो गया, क्योंकि एन ये एन टाइम्स चल गया कोड, और ये कोड फिर एन टाइम्स चल गया, तो ये एन प्लस एन टू एन हो गया। लेकिन हमने फिर भी जो है वो ओ ऑफ एन रखा, क्योंकि हम जो भी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है उसकी आगे वाले जो क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट्स वो नहीं ऐड करेंगे। सिर्फ हम वेरिएबल्स ऐड करेंगे जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी। अब यहाँ पे पावर एक ही है, इसकी वन है, तो हम वही सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझ आ गई। यहाँ पर किसी को क्वेश्चन हो इसमें कि सीक्वेंशियल और नेस्टेड लूप्स में, यहाँ पीछे कोई, मैं आपको स्लाइड्स दिखा देता हूँ। एक लीनियर हमने जो है वो एक, अभी अभी तक हमने ये नहीं किया, एक एग्जांपल नहीं किया कि जहाँ पे हम वो एक इक्वेशन, एक पूरा कोड लें उसकी एक इक्वेशन बनाएं। हमने सिर्फ जो है वो ये पढ़ा है कि कांस्टेंट और लीनियर लूप, जिस बिग O ऑफ एन, और ये तीसरा पढ़ा है कि एक सीक्वेंशियल भी हो सकता है और नेस्टेड लूप भी हो सकता है, तो दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों में क्या चीज़ें हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी जी बिल्कुल, मैं ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलो, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको जो है वो समझ आ जाए। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो समझ आ गया है। और उसके बाद चौथा रूल क्या है, लॉगरिथमेटिक शिफ्ट। अब यहाँ पे लॉग एन है, बिग O ऑफ लॉग एन। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक ऑपरेशन कर रहे हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लूप किया था, तो हम एन टाइम्स चला रहे थे क्योंकि आई प्लस प्लस है, मतलब वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह ये लूप चलेगा। अगर ऐसा कोई फॉर लूप है जिसमें हम जंप मार रहे हैं किसी चीज़ का, जैसे आई इंटू टू, जो भी आई की वैल्यू है उसको हम दुगना कर रहे हैं। फॉर सपोज ये हम फोर तक चला रहे हैं, तो पहले वन चलेगा, उसके बाद हम टू का मल्टीप्लाई बाय टू हो जाएगा, तो फोर, वन और फोर चलेगा, तो ये दो टाइम्स चलेगा। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर, लेकिन ये कितने टाइम्स चलेगा, सिर्फ टू टाइम्स चलेगा। तो फॉर सपोज एन की वैल्यू 16 है, तो ये जो है वो हमारा फोर टाइम्स चलेगा। एन की वैल्यू 8 है तो हमारा जो है इंटू टू करते जाएंगे,
तो ये आई थिंक 4 टाइम्स चलेगा। और 4 के टाइम 2 टाइम्स चलेगा। 2 टाइम्स पे अगर हम आई की एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 1 टाइम चलेगा। ये हम अज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें ये याद करना है। ये आप लूप समझ के, जिस तरह का लूप होगा ना उस तरीके की हम जो है वो बिग ओ नोटेशन रखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि लीनियरली अपग्रेड नहीं हो रहा, एक वैल्यू पे दो वैल्यू अपग्रेड हो रही हैं। इस तरीके के इसका मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि ग्राफ किस तरह बनते हैं या ग्राफ उसका किस तरह बनता है लॉगरिथमेटिक का। उसके बाद पांचवा रूल को क्या है कि डेंजर, इसको हम डेंजर जोन नाम रखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि एक्सपोनेंशियली वो बढ़ जाते हैं लूप्स जो हैं हमारे। अब जैसे कि हमने फेबोन रूल 4 समझ नहीं आया। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हर किसी का ना, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ रखा हुआ है। अब लॉगरिथमेटिक क्या है कि उसका जो है ना नंबर ऑफ इनपुट वर्सेस ऑपरेशंस। तो कितने ऑपरेशंस हैं एन की वैल्यू, और ये कितने लूप्स चलेगा। तो उसके यहाँ पे एक ग्राफ बन रही है। ये जैसे ओ एन का बना था, बिग ऑफ वन का बना था ए की लीनियर। तो हमें यहाँ पे इस ग्राफ से जो दिख रहा है कि नंबर ऑफ इनपुट्स तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन ऑपरेशंस नहीं बढ़ रहे। तो इस तरह का ही लॉग एन का जो ग्राफ बनता है ना वो इस तरह बनता है कि ये जीरो से स्टार्ट होता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है, लेकिन नंबर ऑफ एन वैल्यूज तो बहुत सारी बढ़ जाएंगी क्योंकि वहां पे हम एन मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं या एन डिवाइड बाय 2 कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस नहीं बढ़ रहे होते इतने जितने कि हम इनपुट्स बढ़ा रहे होते हैं। तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस नहीं बढ़े तो हमारे लिए ये अच्छा है। इसीलिए वह जो है वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि लॉग एन रखा हुआ है। अब ये मैथमेटिकली आपको कैसे, तो ये लॉग एन का ग्राफ भी इस तरह से ही बनता है। अगर मैथमेटिकली हम एक वैल्यू पुट कर दें ना, तो ये मैं आपको एक मैथमेटिकली एग्जांपल एक आपको दे दूंगा कि आप मैथ कैसे होती है, मतलब एक मैथ का जो फॉर एग्जांपल ये लॉग एन है तो इसका एक ग्राफ किस तरह बनता है। तो ये मैं आपके साथ एक जो है वो स्लाइड या कुछ वर्क शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से हमारी जो एक इक्वेशन से एक ग्राफ बनता है, तो आपको ये और ज्यादा समझ आ जाएगा। इनपुट्स क्यों बढ़ते हैं? अच्छा, इनपुट्स इसीलिए हमने हमें हमें नहीं बढ़ाने। फॉर एग्जांपल आपको कोई फीचर दिया हुआ हो या कोई आपको क्वेश्चन दिया हो कि आपने 1 से 100 तक जो है इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो 1 to 100 ये हमारे इनपुट्स हो गए। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है या आपके अपने जो है वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रेस्टोरेंट वाली ऐप हो गई तो उसमें तो लाखों रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, तो उसमें एन क्या हो गई, 1 लाख हो गई। अगर 2 लाख रेस्टोरेंट्स हैं तो हमारी सर्च की क्या हो जाएगी, 2 लाख रेस्टोरेंट्स हो जाएंगे। तो अगर हम रेस्टोरेंट्स डायरेक्ट सर्च कर रहे हैं, अब ये डिपेंड करता है कि हम अब चूज कर रहे हैं कि भाई हमने उस रेस्टोरेंट को अगर इस ऑपरेशन पे चलाना है, हम इस तरह उसको सर्च करें कि उसका रिजल्ट जल्दी आ जाए, एक ही सेकंड के अंदर आ जाए। तो हम उस तरीके का डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं और उस टाइप का एल्गोरिथम सेलेक्ट करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो बिग ऑफ एन हो, फॉर सपोज हमें ऐसे समझ लें कि 1 लाख जो है वो रेस्टोरेंट्स हों और वो 1 लाख टाइम्स ऑपरेशन चलाए, 1 लाख ऑपरेशन चलाए, तो आप समझ सकते हैं कि उस पर कितना टाइम लगता है। तो उसको सर्च करने में अगर हम वो टाइम इस तरह का कोड लिखें जिसमें हम जो है वो 1 लाख ऑपरेशंस हों, इनपुट्स जो है रेस्टोरेंट्स हमारे 1 लाख हों और सर्च भी 1 लाख ऑपरेशंस करे, मतलब 1 लाख ऑपरेशंस चलाए कि हर किसी के साथ एक एक बार कंपेयर करे। तो ये हमने कोड लिखा कि एक एक साथ कंपेयर कर रहा है। तो इसका जो है वो क्या बनेगा, ओ ऑफ एन बनेगा, क्योंकि जितने रेस्टोरेंट्स हैं उतने ऑपरेशंस बन रहे हैं हमारे कोड के। ये डिपेंड करता है कि हम कोड किस तरह लिख रहे हैं। और एन इनपुट्स क्या होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि यूजर जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है या नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं। ये पहले से ही डिसाइडेड होता है, आपको क्वेश्चन में दिया होता है या फिर रियल लाइफ में आपको ऐसे फीचर्स में बताया जाता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स इतनी हैं। तो ये हम अज्यूम करते हैं, ये ऐसे समझ लें कि एक हम ये एक रूल पढ़ रहे हैं जिसके थ्रू हम मालूम कर सकते हैं कि आपका कोड जो लिखा हुआ होगा, जो मेरा कोड लिखा हुआ होगा, वो कितना एफिशिएंट है, वो उसकी जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इनमें से क्या है।
अगर वो हमें पता चल जाए, फॉर एग्जांपल मैंने कोड लिखा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है एन स्क्वायर, क्योंकि मैंने बहुत सारे लूप्स चलाए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हर इंजीनियर एफिशिएंट कोड लिखता है, हर किसी का एक ही पैटर्न हो लिखने का। आपका कि कोई और होगा। आप फॉर सपोज नेस्टेड लूप के थ्रू करें, मैं सिक्वेंशियल पे कर लूँ, या मैं लूप्स लगाऊं ही ना, मैं कोई और टेक्निक यूज कर लूँ, तो उस तरीके से हमारे रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे। और जिसका रिजल्ट अच्छा आएगा, जैसे फॉर सपोज बिग ओ ऑफ वन आ गया या बिग ओ ऑफ लॉग एन आ गया, तो वो कोड अच्छा माना जाएगा। और जिसका कोड ओ एन स्क्वायर आ गया या टू पावर एन वाला आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, तो उसका कोड हमारा वर्स्ट हो जाएगा, कि आपका कोड जो है वो सही नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हमारी एन की इनपुट्स बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे अगर हमें एन की इनपुट्स, रेस्टोरेंट हम सर्च कर रहे हैं और ऐसा कोड लिखा है जहाँ पे टू पावर एन उसकी इक्वेशन बन रही है एक कोड की, और उसमें 10 ऑपरेशंस में ही वो 50 ऑपरेशंस कर रहा है, तो 1 लाख पे कितने करेगा? आप अज्यूम भी नहीं कर सकते कि वो हमारा सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। तो इस तरीके के हम ऐसा कोड लिखते हैं जिस पे ये इस जो है वो तीनों में आ जाए, बिग O ऑफ एन में आ जाए, या लॉग एन में आ जाए, या बिग O ऑफ वन में आ जाए, या इन पांचों में से कोई या एक आ जाए। फॉर एग्जांपल इनपुट हमारी टोटल 10 है, रेस्टोरेंट्स ही हमारे 10 हैं, तो हम एल्गोरिथम कोई भी लगा सकते हैं सिवाय टू पावर एन के, क्योंकि सबके रिजल्ट्स कुछ ऑपरेशन थे, 10 तक ऑपरेशन चल रही हैं। और हमारा कंप्यूटर जो है 10 पावर 8 ऑपरेशन पर सेकंड करता है। 10 पावर 8 मतलब ऐसे समझ लें कि वो मिलियंस में ऑपरेशन हो गए, तो मिलियंस में ऑपरेशन 1 सेकंड। तो हमारी इनपुट्स अगर रेस्टोरेंट्स ही 20 होंगे, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि कोई ऐसा बनाए जो कोड जो बिग O ऑफ वन हो। तो ऐसी हम कॉम्प्लेक्सिटी लिखेंगे ही नहीं। हम हर हर कोई कोड चल जाएगा जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ एन हो। तो 20 इनपुट्स पे या 10 इनपुट्स पे वो सारों की रिजल्ट ऑपरेशन सेम है, तो सारों पे कंप्यूटर की पावर सेम यूज होती है। अब ये एक प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स है, जैसे 10 पावर 8 हो गया। तो ये एक सीपीयू जो है या उसके ऑपरेशंस, ये भी एक नहीं है कि एक परफेक्ट वैल्यू है। 10 पावर 8 ऑपरेशंस जो है वो इतने 1 सेकंड पे करता है। जैसे लीड कोड के हो गए, कोड फोर्स के, यहाँ फॉर सपोज हमारे जो है वो इनपुट्स हो गए। सबसे अच्छी बिग O ऑफ एन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एक कोड को कितना रन करने में। अब बिग O ऑफ एन आपका कौन सा है? ये 3, जो थर्ड वाला है। इससे अच्छे वाले कौन से हैं? लॉग एन है। इससे लॉग एन से भी अच्छा O ऑफ वन है। इससे भी अच्छा ये है कि आप कोड ही ना चलाएं, तो आपका टाइम ही नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम जो है वो एक माइंड बना रहे होते हैं कि इससे अच्छा ये नीचे वाला है, क्योंकि इसमें ऑपरेशंस कम, जिसमें ऑपरेशंस बहुत कम लगेंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा। अब वो हम यहाँ से एक लाइन बना लेंगे फॉर एग्जाम्पल ना, कि 50 ऑपरेशंस करने के लिए, अब ये देखें 50 ऑपरेशंस बिग O ऑफ एन यहाँ पे आ जाता है, तो इसमें 90 ऑपरेशंस हो जाते हैं। अगर 90 इनपुट्स हों और तो 50 ऑपरेशन बन जाते हैं हमारे। और तो बिग O ऑफ एन यहाँ पे होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे होगी। और इसमें ऑपरेशंस कितने होंगे वो हमारे यहाँ पता चल जाएगा। ये एक जनरल फॉर्म है। हमें यहाँ पता नहीं होता कि हमारे जो कोड लिखा हुआ है वो इनमें से किस पे आता है, वो हम खुद कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अ, उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग करके, अब फॉर सपोज अब यहाँ पे ये एग्जांपल आ जाती है कि डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपके क्वेश्चन क्या है, और आपका क्या कहते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है क्लाइंट की, या आप कोई चीज़ बना रहे हैं। अगर आपके ऑपरेशन ही 12 है, फॉर सपोज आपने ऐसी कोई चीज़ बनाई है जिसमें टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो हैं ही 12, तो वहाँ पे तो ये आप O ऑफ एन भी चला सकते हैं। O पावर 2 पावर n जिस कोड की ऐसी रिजल्ट बन रही है, ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, ये कॉम्प्लेक्सिटी हम कोड्स के साथ कैलकुलेट करते हैं, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये बन रही है, तो वो भी अच्छा हो गया। और उसके बाद एन लॉग एन का बताना एग्जाम्पल का, जी बिल्कुल वो भी बताऊंगा मैं। उसके बाद जो है वो एन एन अगर लेस देन 500 है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों को सर्च करना है हमने, तो वो 500 से बिल्कुल कम होंगी। तो ऐसी कोई मतलब वो 2000 या 2 लाख यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में एक कंट्री में बन ही नहीं सकती, मतलब उतनी क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से या फिर उनकी बजट की वजह से, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, तो उसमें यूनिवर्सिटी हमें पता है। अब ये क्या होता है कि ये फ्यूचर प्रिडिक्शन होती है कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें आगे चल के कितनी वर्स्ट केस आ सकता है। फॉर सपोज हमने फेसबुक बनाया, तो फेसबुक वालों ने ये सोच के नहीं बनाया होगा कि हमारे 1 लाख होंगे, 2 लाख होंगे।
वो नंबर ऑफ यूजर्स बहुत सारे दिमाग में सोच के चल रहे होंगे कि पूरी दुनिया के इतने होंगे। अब पूरी दुनिया के साथ ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं अगर फेक अकाउंट्स बनाए जाएं तो उन्होंने वो भी सोचा होगा कि एक एक बंदे के दो अकाउंट्स हों तब भी हम कैसे हैंडल करें। तो उनके लिए ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी भी बड़ी मैटर करेगी। फॉर एग्जांपल उन्होंने लॉग इन सिस्टम में यूजर्स को सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए उनको लॉग इन 120 ऑपरेशंस पे जो इन इनपुट्स पे इतना लग रहा है। फॉर एग्जांपल अगर उनके पास 1 लाख कस्टमर्स हों तो और उन्होंने ओ ऑफ एन स्क्वायर लगाया हो, ऐसा कोड लिखा हो जिसका जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितने ऑपरेशंस ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये ऊपर ऊपर ग्राफ जाता जाएगा। इनपुट्स बहुत कम है लेकिन ऑपरेशन, अब ये 1 लाख इनपुट्स हो तो ये ऊपर कितना आ जाएगा, ऑपरेशंस उतने जो है वो ऑपरेशंस चलेगा। तो अगर यूनिवर्सिटियां हो सिंपल तो उसके लिए ओ एन क्यूब वाला कोड भी चल जाएगा, जिसका रिजल्ट ओ एन क्यूब है, जिसका 2 पावर एन है वो भी चल जाएगा। और जिसका एन रिजल्ट 2000 है उसके लिए ओ एन स्क्वायर, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर भी चल जाएगा, जैसे नेस्टेड लूप हो गए। तो ये हमें डिसाइड करना होता है ना कि ऐसा नहीं कि सब हर जगह ओ ऑफ एन जो है वो होता है, हर जगह नहीं होता, हर जगह डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम कौन सी है, रिक्वायरमेंट कौन सी है, उसके हिसाब से अच्छा कौन सा है। हमने एक बैलेंस बनाना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भी ना हो, कम से कम भी वो हम नहीं सोचते, क्योंकि जब कम से कम सोचेंगे तो उस पे एक इंजीनियर की कॉस्ट लगेगी, सोचना टाइम लगेगा ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अब अगर हमने 100 यूनिवर्सिटियाँ ही सर्च करनी हो और हम उस कोड को बढ़ाते जाएं, मतलब एक सोचते जाएं कि किस तरीके से इम्प्रूव करके बिग ओ ऑफ वन लाएं, तो ये एक पॉसिबल नहीं है। तो हम एक बैलेंस बैलेंस चूज करते हैं। उसके बाद जो है वो ये 10 पावर 6 है तो अलो कितना होगा। यहाँ पे ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग ऐसे समझ लें, थ्योरी है, रूल है। तो किस तरह होता है, तो अगर 10 पावर 6 ऑपरेशन हो ना, एन इनपुट्स, अब ये देख क्या यहाँ पे 10 पावर 6 तो ये मिलियंस में हो गए, उतने जो है वो 10 पावर 6 मतलब 10 के बाद 6 जीरोज आ गए। तो उसके बाद ये अलोट कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर वाली भी चल जाती है, उसमें एन लॉग एन वाली भी चल जाती है, लीनियर लॉगरिथमेटिक। उसके बाद लॉजिक क्या है कि एन स्क्वायर हो तो 10 पावर 12 वाले ऑपरेशन बहुत स्लो हो जाएंगे। क्यों? 10 पावर 12 मतलब 1 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है ना, 10 पावर 8 1 सेकंड में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे जो हमने सर्वर खरीदा हुआ है या सर्वर सर्वर परचेज किया हुआ है, उसमें हम जीपीयू सीपीयू की जो प्रोसेसिंग पावर है वो हम कम ले रहे हैं। जब कम ले रहे हैं तो 10 पावर 8 से भी कम हो सकता है। तो उसमें ये जो है एक सर्च करने के लिए हमें वो नंबर ऑफ ऑपरेशंस के लिए बहुत सारे सेकंड लग जाएंगे। इसीलिए ये एन स्क्वायर के लिए 10 पावर 12 वाले ऑपरेशन सही नहीं होते। ये एक एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको ना याद करने हैं ना कुछ करने हैं। ये एक आइडिया हो जाता है टाइम टू टाइम हमें वो जो है सीखने के लिए, चीज़ें करने के लिए। जब हम कोड करते जाएंगे ना तो हमारी वो चीज़ बनती जाएगी कि हमें कितना लो होगा। और लीड कोड में भी ये भी होता है कि वहाँ पे लिखा होता है कि आपको टाइम कितना मिला हुआ होता है, कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आपने मिनिमाइज करनी है। तो ये एक मास्टर रूल है, ये भी सेम ही है। और ये एक सारी चीज़ें हैं कि सिंगल स्टेटमेंट हो। अब ये हम रूल 5 रह गया। हाँ, डेंजर जोन। तो इसको जो है ना, ये भी कॉम्प्लेक्सिटी है। अब जैसे कि डिपेंड करता है कोड पे। अब रिकर्सिव कोड जैसे फेबोनाची सीरीज हो गया, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि एक जो दो क्या कहते हैं, एक पैटर्न होता है ना, सम वाला पैटर्न हो गया। जैसे फेबोनाची सीरीज में क्या होता है कि प्रीवियस वाले हम दो ऐड करते हैं तो आगे वाला नंबर बनता है। तो उसका हम कोड जब लिखते हैं ना तो रिकर्सिव होता है कि प्रीवियस वाले दो लो, सम करो और वापस करो, प्रीवियस वाले कोड लो, सम करो और आगे वो जो है प्रिंट करो। तो ये एक फेबोनाची सीरीज बन रही है। तो उसमें हम अगर उस कोड का ये ऐसे लूप बनाएंगे तो एक से फिर दो बनेंगे सेक्शंस के, उसके बाद एक से फिर दो बनेंगे। तो ये ऐसे समझ लें ये कोड का विजुअलाइजेशन है कि विजुअली कैसे दिखता है, ये एग्जांपल है। ये उसकी रियल जो है वो एग्जांपल नहीं है। उसके बाद ब्रूट फोर्स मेथड हो गया कि हम हर एक चीज़ को सर्च कर रहे हैं या फिर ऐसे ही। ये एक ट्रेवलिंग का सेल्समैन का प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक ऐसे डीएसए में प्रॉब्लम्स होते हैं, ये आपको समझ नहीं आएगा, अभी एग्जांपल दे दूंगा लेकिन वो ये कि ऊपर से चला जाए, तो आपके सिर्फ ये फिबोनाची सीरीज वाला याद कर लें। तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वो यहाँ पे लिखा है ना, क्रिएट्स अ वर्टिकल स्पाइक इन रन टाइम। तो वो क्या होता है ये वाला, वर्टिकल स्पाइक इन रन टाइम। तो ये वर्टिकल स्पाइक हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स तो कम होते हैं, ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो ये सारा इनका एक ग्राफ बनता है रूल का, मतलब एक कोड का ग्राफ बनता है। ग्राफ में मतलब, हाँ, ग्राफ क्या होता है कि एक इक्वेशन होती है बस, सिंपल। उस इक्वेशन से हम मालूम करते हैं कि ये कितना एफिशिएंट है कोड। बाकी आगे चलते जाएंगे ना, तो हर एक प्रॉब्लम के साथ हमें वहाँ पे देखेंगे कि जो लीड कोड में हम प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उसकी बिग ओ नोटेशन क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो हमने कोड लिखा है उसकी क्या है, वो हम कैलकुलेट करते रहेंगे पूरा। तो ये एक रूल है कि कौन सी चीज़ में क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर सिंगल स्टेटमेंट में है आपके कोड में, तो बिग O ऑफ वन हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, एक ही ऑपरेशन पे एक ही प्रिंट होगा। आप उसके बाद अगर लूप आ गया, फॉर एग्जांपल एन टाइम से, अब यहाँ पे तो हमने एग्जांपल दिया है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मेन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर इनपुट्स हमारे कितने हो तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी चल जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि इनपुट्स 10 पावर 6 हो, तो हमें ये मैंने एग्जांपल दिया ना कि 1 सेकंड में 10 पावर 8 चलेंगे। तो अगर हमारे पास ऐसे इनपुट्स हों जिसमें टोटल एन की वैल्यू 10 पावर 6 हो, मतलब कोई लाखों में हो, मिलियंस में हो, 10 पावर 6 के नीचे नीचे हो, तो उसमें आपका ऐसा कोड रो लिखा हुआ हो जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ पावर एन बन रही है, या जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन बन रही है, तो वो कोड भी चल जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट बस ये है कि एक हमने आइडिया ले लिया दिमाग में कि भाई क्योंकि इतने ऑपरेशंस को, 10 पावर 8 वाले ऑपरेशंस को 1 सेकंड लग रहा है। तो अब आप पे है कि आप वो रिजल्ट 1 सेकंड में शो कराना चाहते हैं, 2 सेकंड में शो कराना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे कि काम, जैसे कहते हैं ना कि काम चल जाएगा, या फिर वो अभी जो जो है वो रन कर देते हैं, क्योंकि हमें उतने ही सेकंड में चाहिए रिजल्ट। फॉर एग्जांपल अब ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम पे ना, कि फॉर सपोज अगर आपकी यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, तो आप उसमें इतना एफिशिएंट नहीं सोचते कि हमें नहीं, मिनिमल जो है वो सेकंड्स, विद इन 1 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स है। अगर आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी में सर्च के लिए 2 सेकंड लग रहे हैं, 3 सेकंड लग रहे हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही रिजल्ट अगर आप स्टॉक मार्केट में चले जाएं, या फिर आप ऐसी फिनेंशियल मार्केट्स में चले जाएं, तो वहाँ पे रिजल्ट्स बड़े मैटर करते हैं। तो ऐसी रिजल्ट जो आपको मिनिमम 1 सेकंड के अंदर अंदर रिजल्ट्स मिल जाएं, जितनी इंप्रूव हो सके वो आप उतनी इंप्रूव करते हैं। तो वहाँ पे डेटा मैटर करती है, सेकंड्स मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे एक जो है वो पीएस, जैसे हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, या फिर ब्लॉकचेन पे क्रिप्टो हो गई, तो आप अगर यहाँ कोई और यूएस की या चाइना की स्टॉक एक्सचेंज हो गई, तो वहाँ पे आप बाय करते हैं ना ऑनलाइन ही। तो मैं फर्स्ट सपोज बाय पे क्लिक करूँ, उसकी प्राइस चल रही है $200, एक स्टॉक की। मैंने $200 पे बाय किया, लेकिन विद इन सेकंड्स मैंने ऐसा कोड लिखा है जो उस क्लिक के बाद रन हो, और 5 सेकंड लगा है। तो 5 सेकंड में उसकी प्राइस अगर 200 से 500 हो गई, तो मुझे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 5 सेकंड बाद वो जो है मेरा एग्जीक्यूट होगा कोड। और एग्जीक्यूट होने के बाद मेरी वो 500 की वैल्यू से आ जाएगा, क्योंकि तो यहाँ पे अब फर्क आ गया, क्योंकि मुझे मिली सेकंड्स में ही ऑपरेशंस करने होते हैं। तो वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बड़ी नीड होती है। अगर कोई ऐसा सिस्टम हो गया जहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर एग्जांपल नादरा का सिस्टम हो गया, अब वो रोजाना के पे एक लैपटॉप पे या एक उस पे कितने ऑपरेशंस करते होंगे। फॉर एग्जांपल एक ऑपरेशन पे फॉर सपोज उनका 1 मिनट लग रहा है, एक क्यूरी लगाने पे। तो वहाँ पे कितने जो है वो रजिस्टर होते हैं, कितने लोग आते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हम रोजाना के बुनियाद पर कोड को कितना ऑप्टिमाइज करें कि हम इतने जो है बंदों की रजिस्ट्रेशन रोज कर सकें। तो ये एक इंजीनियर इस तरह का सोचता है कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि हम बार बार सोचते रहे नहीं बिग O ऑफ वन ही हो, वन ही हो, नहीं। यूनिवर्सिटी वाले को बिग O ऑफ वन नहीं चाहिए, या किसी ऐसे ऑपरेशन हो जिसको सिर्फ 10-15 लोग हों उनके, या उनके डेटाबेस में इतनी ही डेटा हो, तो उसके सर्च के लिए कुछ नहीं हो। हाँ, गूगल के लिए मसला हो सकता है। अब गूगल के लिए हम करते हैं कि कोई भी चीज सर्च करते हैं ना, तो उसमें 1 सेकंड से कम आता है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना कोड इतना ऑप्टिमाइज किया है कि मिलियंस ऑफ डेटा, कितनी डेटा हो सकती है लोगों की, वेबसाइट्स की, तो वो 1 सेकंड के अंदर सर्च करके बताता है। उसके पीछे क्या है, उसके पीछे यही है कि उन्होंने कोड इतना ऑप्टिमाइज लिखा है, उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर्स इतने ऑप्टिमाइज्ड और अच्छे वाले सेलेक्ट किए हैं, उनका रिजल्ट इतना जल्दी आ रहा है कि 1 सेकंड के अंदर आ रहा है। तो अगर गूगल पे फास्ट सपोज मैं सर्च करूंगा और वो 10 सेकंड बाद रिजल्ट आए, तो मैं बिंग पे चला जाऊंगा, मैं याहू पे चला जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो उनकी कस्टमर रिटेंशन मैटर करती है बड़ी, कि कस्टमर क्या चाहता है। तो ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम पे।
तो इसीलिए कभी कभी ओ ऑफ एन भी अच्छा चल जाता है, कभी ओ ऑफ एन लॉग एन भी चल जाता है। लेकिन अगर स्टॉक वाली आ गई, गूगल वाला सेटअप आ गया, उस तरीके का कोड आ गया, तो वहाँ पे तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं। तो वहाँ पे ये कोड नहीं चलता जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हो। ये डिपेंड करता है मतलब प्रॉब्लम पे सारा कुछ। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि ये यहाँ तक के लिए अच्छा है, ये तीनों अच्छे हैं बाकी गलत हैं, नहीं। कभी कभी ये बुरा भी होता है, ये बुरा भी होता है, कभी कभी ये सारे अच्छे होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन इनपुट्स ही कम होते हैं। तो बस ये आप याद कर लेंगे कि सिंगल स्टेटमेंट के लिए बिग ओ ऑफ एन लूप जो है, अगर एन टाइम्स रिकर कर रहा है तो जीरो ऑफ एन, मतलब जीरो या बिग ओ बोल देते हैं इसको, बिग ओ ऑफ एन नेस्टेड लूप्स हो। तो क्योंकि नेस्टेड लूप के अंदर लूप है तो एन स्क्वायर, सीक्वेंशियल ब्लॉक हो तो वो ऐड हो जाते हैं। अगर हाफ या डबल हो रहा है लूप, किस तरह से, जैसे हमने वो उसमें पढ़ा लॉग वाले में कि अ, हमने सिर्फ जो है वो ऐसे नंबर प्रिंट करने हैं जो इस अपने खुद के स्क्वायर रूट हो, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर। तो वहाँ पे गैप हो रहा है, वहाँ पे कोड जो है वो आधा हो रहा है। तो इसीलिए वहाँ पे हम जो है वो लॉगरिथमिक वाला लगा देते हैं, लॉग एन। और सॉर्टिंग में एन लॉग एन लगा देते हैं, जैसे कोई भी सॉर्टिंग हो गई। ये एक मतलब ऐसा नहीं है कि एक रूल बनाया गया है, ये एक एक्सपेरिमेंटल रूल है कि लोगों ने उसको सॉर्टिंग वाले एल्गोरिथम्स को चलाया चलाया, उसमें देखा कि उसका ग्राफ क्या बन रहा है। और वो ग्राफ सेम सिमिलर टू किसके था, मैथ में लॉग एन के बराबर था, एन लॉग एन के। तो इसीलिए उन्होंने सेम जो है वो ग्राफ दे दिया हमें। रिकर्जन विथ ब्रांचिंग एक्सपोनेंशियल टू पावर एन, जैसे ये ब्रांचिंग हो गई अगर इस तरह की, जैसे रूल नंबर 5 हो गया, ये ब्रांचिंग हो रही है ना, एक के साथ फिर दो ब्रांच बन रही है, फिर एक के साथ दो ब्रांचेस बन रही हैं। तो इस ब्रांचिंग वाले में क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल कहलाएगा, टू पावर एन, ये वाला। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह की होगी, ऐसा कोई कोड इस तरह अगर उसमें ब्रांचिंग यूज हो रही है, सॉरी, ये ब्रांचिंग यूज हो रही है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी, उसके नंबर ऑफ ऑपरेशन इतने हो जाएंगे। तो उस कोड को हमने बहुत एफिशिएंट बनाना होता है। अब ये है कि एक सिंपल इंट्यूएशन होती है कि कैलकुलेशन करने में हमें किस 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 चीज़ का जो है ध्यान करना होता है। यू डोंट नीड टू राइट फार्मूला फॉर एवरी लाइन ऑफ द कोड। अगर एक ही लाइन कोई मिली हुई है उसमें सिर्फ ब्रेकेट हो, तो वो तो नहीं लिख सकते। अगर हमने सिर्फ वेरिएबल इनिशलाइज किया हो आई इज इक्वल टू जीरो, तो उस वाले कोड को हम उसकी वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लिखते, हम सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी में क्या देखते हैं, एन इनपुट्स कितनी है और वो ऑपरेशंस कितने कर रहा है, क्योंकि ग्राफ उन चीज़ों से बन रहा है। उसके बाद जब आप यही लिखा है कि 70 से 50 प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व कर लेंगे ना रीड कोड, तो आपको खुद ही मतलब आपका माइंड इतना ट्रेन हो जाएगा कि आप खुद ही बता देंगे कि इस कोड की ना, इसमें दो लूप्स लग रहे हैं और दोनों वो नेस्टेड हैं तो एन स्क्वायर हो गया। अगर दोनों जो हैं वो इक्वेशनल हैं, जो सिक्वेंशियल हैं, तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब टू एन, तो उसका भी बिग ऑफ एन हो जाएगा। तो ऐसे ही आप दिमाग में ही वो चीज़ें चलाते रहेंगे सारी। बस ये जो है वो इस चीज़ को पूरा कैलकुलेट करने के लिए था। अब इस पे जो है मैं आपको एग्जाम्पल तो आपको आई थिंक शेयर हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, वरना हम इस पे एक रिपीट एग्जाम्पल कर लेते हैं। कोई आइडिया समझ ना आया हो, या इसमें कुछ ऐसी चीज़ के बिल्कुल ही समझ ना आई हो, भले वो मैथ ही क्यों ना हो। अब जैसे सर, है ना, फर्स्ट सपोज में। जी जी। सर जो सॉर्टिंग है उसका उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एन लॉग एन होती है, जी आई जी थिंक। हाँ। सर इसके पीछे लॉजिक क्या है? लाइक ये कैसे है, अगर आप। वो इस तरह, हाँ वो इस तरह है कि जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं ना, तो वो मतलब सॉर्टिंग का मकसद ये होता है कि कोई भी एक हमें डेटा मिली हुई हो, फॉर सपोज एक एरे में नंबर्स मिले हुए हों, तो उसको हम सॉर्ट करते हैं। अब जो भी तकरीबन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है ना, तो ऐसा नहीं है कि एक रूल है ये। जब इन्होंने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को चलाया ना, और इन्होंने मतलब उन कोड को देखा, उन कोड को देखा, तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि जो हम जब हम कोड लिख रहे हैं और उन कोड की इक्वेशंस बना रहे हैं, तो उस इक्वेशंस की सारों की एन लॉग एन बन रही है। तो इसीलिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई जहाँ पे भी सॉर्टिंग होगी ना, मतलब जो हमारे पास नॉन सॉर्टिंग है, बाइनरी जो है बबल सॉर्ट है या फिर दूसरे सॉर्ट के टाइप्स हैं, तो उन सब में एन लॉग एन वाला ही आ रहा था। तो इसीलिए उन्होंने मतलब ये एक समरी डाल दी कि भाई जब सॉर्टिंग होगी ना तो एन लॉग एन करने हैं। लेकिन अगर आप सॉर्टिंग वाले एल्गोरिथम्स को कोड को लेकर खुद ही आप उसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो वो भी सिमिलर टू एन लॉग एन बन जाएगी।
तो ऑब्वियसली। ये एक शॉर्टकट है। जैसे हम फॉर एग्जांपल मैथ में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि लॉग एन, फॉर एग्जांपल लॉग का ग्राफ। तो ये देखें लॉग का ग्राफ किस तरह से है। ये सारे लॉग के ग्राफ इस तरह से 1 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद ये इस तरह बनते हैं। लीनियर ग्राफ क्या होता है, जो एक इक्वेशन है ना। तो ये अब इन्होंने इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स देखे कि 2 पे इतनी वैल्यू आ रही है, 3 पे इतनी आ रही है। तो इन्होंने कहा ये तो मैथमेटिकल में लॉग एन के बराबर है, तो इन्होंने नाम दे दिया कि भाई ये ऑपरेशंस जो हैं वो लॉग एन के हैं। तो ये कोड को देख के इन्होंने इक्वेशंस बनाई, इक्वेशन से लेकर इन्होंने ग्राफ बनाए, फिर ग्राफ से लेकर इन्होंने कहा कि ग्राफ जो लॉग एन के सिमिलर है, तो इन्होंने लॉग एन रख दिया। तो ये एक मैथमेटिकल है पूरी इंट्यूएशन। तो हमने सिर्फ जो है ना, हमें क्या पता चलता है, कोड से इक्वेशन पता चलती है, इक्वेशन से हम एक ग्राफ बना लेते हैं। हमें ये भी पता मतलब नहीं होता लॉग एन, एन लॉग एन है, एन है। तो हमने इक्वेशन से हमने एक वैल्यू पुट की, 0 वैल्यू पुट की, तो हमारे सारे पॉइंट्स यहाँ आ गए। हमने 10 पुट की तो यहाँ पे आ गए सबकी वैल्यूज उस इक्वेशन की, क्योंकि इसकी इक्वेशन अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो अगर हमने इनपुट्स 110 डाले, तो उनका जो रिजल्ट आया वो यहाँ आया, इसका रिजल्ट यहाँ आया, इसका रिजल्ट यहाँ पे आ गया, इसका रिजल्ट यहाँ पे आ गया, इसका जो है वो लागिन चल के यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से हमें एक ग्राफ मिल गया। अब वो ग्राफ मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो अब ये हो गया कि एन स्क्वायर जब हम लिखते हैं तो इस तरह का ग्राफ रिप्रेजेंट होता है। वो एक जनरल फॉर्म हो गई, उन्होंने ग्राफ का लिख दी, ग्राफ की लिख दी। और कोई क्वेश्चन हो? चले एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पे फिर। मैं चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप उनको आंसर दे दें उसका कोई भी। जैसे फॉर एग्जांपल कोड लिख देते हैं हम। एक और चीज में आप, चले नोट पे। नहीं, हमने कोड स्टार्ट नहीं किया है। असल में कोड जो है ना वो एक लास्ट स्टेप है। कोड में ये होता है कि हम सारा कुछ, सारी चीजें सोच सोच के उसके बाद हम कोड लिखते हैं। अब जब आपको पता है ना कि फॉर एग्जांपल आपको एक प्रॉब्लम मिली, आपने उसको डिवाइड किया, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि उसको हम डिवाइड करेंगे कि किस तरीके से उसकी इनपुट्स क्या होंगे, आउटपुट्स क्या होगा और रिजल्ट क्या होगा। फिर हम सोचेंगे कि इसकी जो है वो बिग ओ नोटेशन क्या हो सकती है, हम कितना उसको आसान बना सकते हैं। फिर उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि अच्छा, ये अगर ये बिग ओ ऑफ 1 है तो हमने उस तरीके का कोड लिखना है। बिग ओ ऑफ, अगर हमने रिक्वायरमेंट है कि बिग ओ ऑफ एन तक जाना है, तो हमने उस तरीके का कोड सोचना है जिसमें सिर्फ एक लूप इस्तेमाल हो, या हमने इस तरह का कोड इस्तेमाल करना है जिसमें सिर्फ मल्टीपल लूप्स हों। तो उसके बाद हम कोड करते हैं। तो ये एक हमारा माइंड बन जा है कि हम किस तरीके से वो चीज़ कर रहे होते हैं। मुझे आप इसका बता दें, चलिए इजी कर लेते हैं। मैं प्रिंट कोई भी कर रहा हूँ, फॉर सपोज आई का मान जे कर रहा हूँ, दोनों प्रिंट। ओ एन स्क्वेयर। जी। बस ओ ऑफ एन स्क्वेयर आएगा। अच्छा, इसका ओ ऑफ एन स्क्वायर आएगा। और कोई बताना चाहे इस चीज़ का? पक्का कंफर्म है कि इसका ओ एन स्क्वायर सर, आएगा? ओपन नहीं आएगा? इसका ओपन होना चाहिए, नेस्टेड तो नहीं है। नहीं, नेस्टेड है ये। एक फार के लूप में अंदर ये एक दूसरा फार लूप है। हाँ सर, फिर सर उस आपने केस में वो, हाँ, अनस्क्वायर आएगा। इंडेंटेशन। हाँ ठीक। हम्म। जी सर, अभी अनस्क्वायर है। अभी एन स्क्वायर आएगा, ओके।
और कोई, अगर किसी को यहाँ कोई बताना चाहे कि यही आएगा। बिल्कुल, इसका ओ एन स्क्वायर ही आएगा। क्यों आएगा, अब हम मैं आपको ये जो है ना वो मैथमेटिकल करके दिखाता हूँ पूरा। आई थिंक इसका एग्जांपल मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं आपको वहीं से ही दिखाता हूँ। हम्म, ये रहा नेस्टेड लूप्स का, कि यहाँ पे तो एन है। और हमारा एग्जांपल था ये वाला, कि फॉर एग्जांपल एक लूप चल रहा है 1 से n तक, और दूसरा लूप चल रहा है 1 से लेकर i तक। फॉर एग्जांपल अगर i की वैल्यू 1 है तो ये एक बार चलेगा, अगर i की वैल्यू 2 है तो ये दो बार चलेगा, क्योंकि 1 से लेकर 2 तक। अगर i की वैल्यू 5 है तो 1 से लेकर 5 तक चलेगा। तो इसमें यह है कि जब हम अब हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, यहाँ से आपको आइडिया ये भी हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल i इज इक्वल टू 1 है, तो ये भी एक बार ही चलेगा। तो हमने क्या लिखा कि ये एक बार चला, ठीक है। कैलकुलेट किया हमने एक मतलब एक माइंड में। और जब ये दूसरी बार चलेगा, ये हम ग्राफ बना रहे हैं, दूसरी बार बनेगा तो ये दो बार चलेगा, तो हमने दो बार लिख दिया। जब ये तीसरी बार चलेगा तो तीसरी बार हो गया। जब ये एन बार चलेगा, एन टाइम्स मतलब इसकी वैल्यू एन होगी, तो ये कितनी बार चलेगा, एन टाइम्स। तो इस फार्मूले को अब हम मैथमेटिकली वे में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वैसे तो ये है कैलकुलेशन के भाई 1 + 2 + 3 + 4 जो है वो सारे ऐड हो जाएंगे, लेकिन इसको हमने शॉर्टकट दे के मैथमेटिक्स ने बताया है कि हम इस तरीके से शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एन की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पे देखें 1, 1 + 1 2, 2/2, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2/2 1 आ गया, तो इसका रिजल्ट 1 आ गया। अगर हम वैल्यू 3 रखेंगे, फॉर एग्जांपल ये एन की वैल्यू 3 रखते हैं, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, वो यहाँ पे 3 रखेंगे। 3 × एन की वैल्यू, तो भी हमें सेम आ जाएगा। मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो क्या आएगा, एन मल्टीप्लाई होगा एन के साथ, एन स्क्वायर +n/2। लेकिन हमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें से फिर क्या बनेगा, एन स्क्वायर, तो हमने बिग ऑफ में क्या रखा, एन स्क्वायर रखा। तो इस तरीके से हम जो है वो एक कोड मिला हुआ होगा, उसमें हमारी इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन में से हम जो है सबसे बड़ी वाली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, वो हमारा बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर हो गया, या बिग ओ कहलाएगा। उसके बाद ये लॉगरिथमेटिक वाला एग्जांपल है कि अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और आगे चल के वो एन की डिवाइड हो रही है, हाफ होती जा रही है, मतलब 16 है तो 8 हो जाएगी, 8 है तो 4 हो जाएगी, 4 है तो 2 हो जाएगी। तो ये जिस तरह हाफ हो रही है, तो उसका किस तरीके से बनता है, इस तरीके से उसकी इक्वेशन बनती है, n/2 पावर के क्या है कि उसकी वैल्यू कितनी कितनी बार हाफ हो रही है, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, क्योंकि वो हाफ हो रही है ना, डिवाइड हो रही है। तो इसीलिए उसकी ये इक्वेशन बन जाती है। उस इक्वेशन से हमें ये मिल गया n, तो n की एक ही वैल्यू बन रही है, बड़ी वाली n, ये तो बिग ऑफ n रख दिया हमने। अब ये एक मैथमेटिकली है कि 2 पावर k = n, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर कितनी बार पावर हो तो वो n बनेगी, तो उसको हम लॉगरिथमेटिक रखेंगे, log 2 of n। ये 2 हमारा सब नीचे आ जाता है। तो इस लॉग को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर जो है कुछ वैल्यू रख दें, 2 के पावर कुछ वैल्यू कौन सी रखें कि उसका जवाब n आए। ये अब मैथमेटिक्स है, जिसको मैथमेटिक्स वो चीज़ आती होगी तो वो भी मैं सर आपको शेयर कर दूंगा। जी। सर बेसिकली हमने यहाँ पे ये किया है, ये हमारे पास जो 2 की पावर k = n है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लाइक बिल्कुल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसको हमने लॉग फंक्शन में कन्वर्ट किया है। जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स है। अब ये अगर मुझे लॉग को कन्वर्ट नहीं आएगा, आइडिया नहीं आएगा, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। ये सिर्फ आपको मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत ऐसे के नहीं, प्री रिक्विजिट है कि इतनी थोड़ी मैथ आनी चाहिए। लेकिन ये आप एक बार देख के याद कर लें तो बस, और तो इसमें और कोई चीज़ है नहीं ना, कोई आपसे पूछेगा कि लॉग को डिफाइन करें पूरा, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग उस CS कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरी मैथ कर रही हैं तो आपको साथ वो सवाल हो जाएंगे। तो ये कुछ हैं कि बस ये 4 रूल्स हैं। पहले काउंट करें कि हाउ मेनी टाइम्स द इनर स्टेटमेंट रन, अगर इनर वाली स्टेटमेंट कितनी बार रन हो रही है, उसको लूप्स में कन्वर्ट करें, इक्वेशंस को लूप्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करें, उसको समराइज करके एक फार्मूला बनाएं,
उस फार्मूले में सबसे बड़ी वाली पावर वाली एन की वैल्यू सेलेक्ट कर ली। तो ये हम आगे चल के ना हर एग्जांपल करते रहेंगे, तो वो जितना एग्जांपल मुश्किल होता जाएगा उसकी इक्वेशन भी बड़ी होती जाएगी। तो वो भी हम करते जाएंगे। बाकी आप में से लीड कोड किस किस ने चलाया है, क्या मतलब किस किस को आता है, या किस किस का लीड कोड पे अकाउंट है? किसी का भी नहीं है? सर मेरा है। आपका है? ठीक है, हो गया। तो 3 लोगों का हो गया, बिल्कुल। तो चले फिर ऐसा करते हैं कि अब ऐसा होता है, अकाउंट है न, तो मैं आपको वीडियो बना के जो है वो लीड कोड की सेंड कर देता हूँ, कि क्योंकि टाइम कंप्लीट हो चुका है, कि सिर्फ एक एक्सटेंशन है। क्योंकि वहाँ से हम गिटहब भी सीख लेंगे थोड़ा बहुत, कि कोड को कैसे पुश किया जाता है, वो कैसे एग्जिस्टेंस करनी है। क्योंकि